तो कल हम लोग बाबा जी के बहुत सारे आचरणों के बारे में चर्चा की। वो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि लोग बाबा जी से मिलते थे दार्शनिक चर्चा करने के लिए। दार्शनिक चर्चा में भी लोग उन मान्यताओं के साथ आते थे जिससे बाबा जी सहमत नहीं थे। जैसे कुछ लोग आदर्शवादी मान्यताओं के साथ आते थे और वहां पर बाबा जी उनकी मान्यताओं से असहमत होते थे और अपनी मान्यताएं रखते थे। मान्यता बोलिए, जान्यता बोलिए, और वहां बात करते थे ये ठीक नहीं। वैसे भौतिकवादी आते थे, भौतिकवादी से कहते थे कि ये है और ये दो तीन और है। उसी लेवल की बातचीत होती थी, उसके नीचे बहुत कम लोग जा पाए। लोगों को यह तो लग गया कि बहुत ठोस व्यक्ति हैं, इनकी कुछ मान्यताएं भिन्न हैं। जैसे साधु और स्वावलंबन। बाबा जी नर्मदा मंदिर के बिल्कुल सामने में रहते थे और कभी मांग के नहीं खाए। वहां का कोई भी सवर्ण परिवार उत्पादन करके खाता ही नहीं है। वही एक परिवार है बाबा जी का, पूरा परिवार। अकेले बाबा जी की ऐसा नहीं, सारा परिवार उत्पादन में लगा है ना। वो साधुओं की नगरी है, सारे साधुओं के पास दान चंदा है। बाबा जी के पास दान चंदा लेते ही नहीं, उल्टा शिष्यों को उन्होंने रख के खिलाया पिलाया। तो बिल्कुल आचरण उनका बिल्कुल विपरीत वहां के पूरे हिस्से, और सही। तो वो हर समय सबके लिए चुनौती ही थी। और मैंने देखा कि कर्मकांड के लिए भी यदि पंडितों को कभी कुछ विमर्श करने होता था तो अंतिम में बाबा जी का निर्णय अंतिम। वहां कुछ कर्मकांड होते थे, होते रहते हैं, और पंडित जो नर्मदा मंदिर के पुजारी लोग हैं आके फिर बाबा जी से ही अंतिम जो बोल दिया बाबा जी वो अंतिम हुआ। ऐसा बहुत हुआ। ऐसी कोई घटना इससे संबंधित? भाई कर्मकांड से संबंधित कुछ विवाद होता था, कुछ यदि शंका होती थी तो वो बाबा जी के पास आते थे। बाबा जी बोलते थे ये और इसलिए, कहानी खत्म। हाँ बाबा जी सही, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम वो कैसे है, पर घटना है, देखा हूं तो ऐसा होता है। तो देखिए वहां रहना और उससे बिल्कुल विपरीत आचरण करना कि बिना दान चंदा लिए एक साधक रह सकता है, एक साधक स्वावलंबन पूर्वक जी सकता है, एक साधक शिष्यों से पैसा लेता नहीं है, शिष्यों की जिम्मेदारी लेता है। जो लिखे हैं अभ्युदय के अर्थ में पोषण संरक्षण, क्या है ये? तो ये उनका एक अलग एक व्यक्तित्व है जो दिखता है। तो जो ट्रेडिशनल जो आदर्शवादी व्यक्तित्व लिखा गया है उससे उनका भिन्न वो बोल रहे हैं, वैसा जी भी रहे हैं। भौतिकवादी जो ज्ञान है उससे भिन्न बोल भी रहे हैं, उससे वो भिन्न जी भी रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों ने इस स्तर की बातचीत किया। जीने के स्तर पर जो भी देखता है उनको ऐसा लगता था कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो चले गए। जो आदर्शवादियों को सबसे बड़ी तकलीफ हुई, आदर्शवादियों के जो प्रकांड पंडित हैं वो लोग ज्यादातर दान चंदा में जीने वाले। एक बार एक व्यक्ति आए तो बाबा जी किसी बात पे बाबा जी ने पूछा कि आपका क्या आजीविका है। तो उन्होंने बोला कि बाबा जी ऐसे ही कुछ हो जाता है। बाबा जी ने पूछा भीख मांगते हो? बताओ सही बात, क्या करते हो? आता कहां से तुम्हारे पास? तो कई जगह पर वो बिल्कुल ये करते थे कि ये छुपाने की चीज नहीं है, मेरी रोटी किससे चल रही है उसको आप बताओ। तो स्वावलंबन को एक बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने जीने के स्तर पर दिया, और आप इन क्रियाओं में भी देखेंगे लिखा हुआ है, चित्त के स्तर से सारी चीजें लिखी हुई है। तो बिल्कुल आदर्शवाद के गढ़ में वो रहे, और आदर्शवादी पूरे मापदंडों में खरे हैं, संयम तप ये सब चीज में खरे हैं। कुछ एक दो चीज एक्स्ट्रा है कि उत्पादन है, स्वावलंबी हैं, सेवा करते हैं, दान नहीं लेते हैं। आखिरी तक आज भी मंदिर में यदि जब कुछ प्रसाद जाएगा तो यही घर सबसे पवित्र घर मानते हैं और यहीं से जाते हैं आज भी। वहां पर एक बहुत बड़े साधु हैं शारदानंद महाराज,
राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत हैं, उनका एक नया आश्रम वहां बनना शुरू हुआ। तो बन गया, मृत्युंजय आश्रम के नाम से बना है, आप जाएंगे तो देखेंगे। तो उनका जब जो कोई भी आश्रम शुरू होता है तो एक पूजा पाठ, प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए देवघर से पंडित आए, है ना। तो कुल 108 पंडित थे, उसमें से 21 मुख्य थे, उसमें से भी एक मुख्य था। ऐसा वो सिस्टम कुछ होता है, हम नहीं जानते। तो अमरकंटक के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम था। 7 एकड़ में पंडाल लगा, पूरा पंडाल कलकत्ता से आया। चाय पीने के जो कप हैं वो 1 या 2 ट्रक में आए, जो डिस्पोजल वाले, है ना। बहुत बड़ा प्रोग्राम है ना। हम अमरकंटक के लिए, आप दिल्ली विल्ली में तो ये सब छोटे प्रोग्राम है। तो वहां हुआ, तो उसमें जो एक मुख्य पुजारी थे, उनका एक बड़ा विचित्र संकल्प था कि वो 9 दिन का जो अनुष्ठान था उसमें वो खाना नहीं खाते थे, केवल एक टाइम दूध पीते थे, वो भी किसी गृहस्थ के घर से मांग के। सोचिए, अब कोई ऐसा कोई सेटिंग नहीं है। तो उनको किसी ने उन्होंने किसी से पूछा होगा, तो वहीं आके और बाबा जी को बोला कि ये मेरा संकल्प है और मैं आपके यहां से मांग के लेना चाहता हूं। तो वो आते थे, पूरे 21 भी आएंगे हमारे पास, हम लोग 9 दिन वीआईपी बने रहे। मतलब उनके पास रह के बड़े बड़े लोगों को फिर मैंने देखने का, सुनने का मौका मिला। बिना कोई जान पहचान के कोई आ गया और ऐसा, और पूरा घर भी उससे इतना प्रसन्न, पूरा एक व्यक्ति खुश ऐसा नहीं है, पूरा घर। तो कुछ योग संयोग भी ऐसे बनते हैं, और फिर वो आचरण हम देखते हैं कि वो कैसा आचरण है। तो आदर्शवादी पूरे मापदंडों में खरे और उससे ऊपर। भौतिकवाद का जो भी है, खाना पीना भूख नहीं है, तो समृद्धि वाला भाग पूरा। तो इस ढंग से कुछ आचरण वहां मुझे देखने को मिले। तो लोग ऊपरी स्तर पर ही बात करते थे और चले जाते थे। हमारे जैसे कुछ लोग जो अध्ययन करने आए, उन लोगों ने ऊपर से नीचे तक देखने की कोशिश किया कि उनका आचरण का बाकी वाला भाग भी कैसा है, व्यवहार वो कैसे करते हैं, संबंधों का निर्वाह कैसे करते हैं। मैंने बताया ना, बड़े भाई से कैसा उन्होंने निर्वाह किया, बच्चों के साथ कैसे निर्वाह किया। ये सारे बहुत सारी घटनाएं जो मैंने आंखों से देखा हुआ है। सारी चीजें तो यहां बोल नहीं सकते, पर एक एक चीजें देखा हुआ है कि वो व्यवहार कैसे करते थे। दूध पीने वाला जैसे मैंने बताया, तो एक एक चीज उनको पता था कि कितना उत्पादन हो रहा है, क्या आ रहा है, कहां से आ रहा है, सारी चीजों में उनकी एक एक चीज पता थी और उनको ध्यान था। तो इतना ध्यान रखते थे किसको क्या देना है। आज भी आप अमरकंटक जाएंगे, अंबा दीदी को पता रहता है कि कौन व्यक्ति को क्या चीज पसंद है, उसको बनाते हैं। तो पूरा परिवार इसको सोचता है कि सेवा करना है माने टालना है, नहीं है। सेवा करना है माने हमको एक मौका मिल गया है, हम इसको करना है। और जब भी कोई बढ़िया चीज बनती है तो बनाने वाले को नहीं मिलती है, क्योंकि वो सीमित मात्रा में बनती है और वो लोग ज्यादा खा जाते हैं। तो बढ़िया चीज बनती रही और बनाने वाले को कभी नहीं मिलता रहा। और वहां जो बहनें पूरी होती हैं, भाभी और अंबा दीदी और जो भी गौरी बहन रहती थी, मेरी पत्नी रहती थी, ये लोग लास्ट में खाना खाते थे और सब साथ में ही खाते थे। कोई एक जन यदि नहीं है तो वेट करते थे, कभी 3 बज गया, कभी 4 बज गया, बजने दो। वो जो बाबा जी का एक स्टाइल था, बताया था, लोग आते थे तो वेट कर, वो उनमें अभी भी दिखता है, आज भी। अब उसका भौतिकवादी मापदंडों में जांचेंगे, इससे हेल्थ खराब होता है, क्या होता है पता नहीं, होता है समय पे नहीं खाने से। लेकिन शरीर किस लिए है? अंततः संबंधों को निर्वाह करने के लिए, बताने के लिए कि शरीर से बड़ा भाई आप हो। तो वो चीज किसी जगह पे कन्वे हो जाता है कि मेरे शरीर या स्वास्थ्य से ज्यादा बड़ा आपका आना है, मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो बार बार वो कन्वे करते रहे, रोज रोज कन्वे करते रहे। तो चित्त, जो बुद्धि और आत्मा वाले जो आचरण है, उसमें इकाइयां नहीं है, उसमें नियम है, न्याय है, धर्म है, सत्य है। लेकिन चित्त में जैसे वो आता है तो एक एक इकाई को जोड़ के, फिर संबंध को जोड़ के पूरी बातचीत हो रही है। अब वो एक व्यक्ति कोई संबंधी के रूप में आया हुआ है,
तो वहां से सारी बातचीत अब दिखती है कि ये सब आचरण हुए। यदि आप वृत्ति में आएंगे तो देखिए इसमें लिखा है जैसे विद्या, पहला जो आचरण है विद्या और प्रज्ञा। तो अनुभव मूलक जब विद्या आ रही है, माने अब इसमें चित्रण सहित कोई वस्तु आ रही है। यदि इसी चीज को श्रुति या कांति इनको यदि देखने जाएंगे तो इकाइयां तो हैं, इकाइयों के साथ भाव को जोड़ा जा रहा है। जो चित्त में जो घटना, इकाइयों और भावों को जोड़ा जा रहा है और उसमें तर्क प्रधान नहीं है, सही के आधार पर वस्तु है। लेकिन ये चीज जब वृत्ति में आ रही है तो रूप गुण के साथ जुड़ जा रहा है और उसके लिए तर्क बनाया जा रहा है। दोनों में क्या अंतर है? श्रुति के स्तर पर श्रुति, मेधा, ये जो चित्त के जो प्रत्यावर्तन वाले क्रियाओं को यदि हम देखेंगे तो वहां पर जो चित्रण है उस चित्रण की पुष्टि किया जा रहा है, उस चित्रण को भाव से, वस्तु से जोड़ा जा रहा है। पहला काम तो उस स्तर पर यह हो रहा है। लेकिन इसी चीज को जब हम वृत्ति में देखेंगे तो उसमें रूप गुण तर्क को देने के लिए, उसके आधार पर तर्क कैसा हो, उसके लिए पूरा चीज नीचे उतरा। माने अब यह तर्क बनने के लिए चीजों को देखा जा रहा है, क्योंकि अब लोगों को बोलना है, तर्क पूर्वक बोलना है। तो इन्होंने 3 तर्क दिए मोटे मोटे। जो बड़े तर्क हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक बड़ा तर्क, माने पूरा अस्तित्व द्वंद्व से भरा हुआ है और उसी द्वंद्व में जीना ही जीना है। उन्होंने बड़ा एक तर्क दिया कि नहीं, पूरा अस्तित्व समाधान के रूप में है और वो समाधान क्रम से होता है, और उसके लिए पूरा उन्होंने तर्क बनाया। तो उसी वस्तु को, जो वही वस्तु हैं जिनको और लोगों ने देखा, उन्हीं वस्तुओं को दूसरे फॉर्म में तर्क विधि से प्रस्तुत किया। कुछ चीजें नई वस्तु आई, जैसे जीवन निरंतर है और व्यापक वस्तु ज्ञान है, ऊर्जा है, इस ढंग से। तो यदि आप वृत्ति के स्तर पर देखेंगे तो अब उसको तर्क संगत बनाना है, उस स्तर का काम वृत्ति में हो रहा है। वस्तु है उस पर तो कोई शंका नहीं हुई, लेकिन वो वस्तु अब लोगों तक तर्क संगत विधि से जाए, वो सारा काम वृत्ति में हो रहा है, हुआ माने उनके, है ना, तर्क संगत बनाएंगे। तो विद्या की जो परिभाषा है, जो जैसा है उसको वैसा ही जानने, मानने, स्वीकार करने की कला, वो तो पहले ही जान लिया है। वो आत्मा के स्तर पर जान लिया, बुद्धि के स्तर पर जान लिया, चित्त के स्तर पर जान लिया, उसको वृत्ति ने भी स्वीकार किया और वृत्ति ने स्वीकार करते ही तर्क बनाना शुरू किया, विचार बनाना शुरू किया, उसको तर्क से जोड़ के किया। तो एक बड़ा तर्क द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जगह समाधानात्मक भौतिकवाद। आदर्शवादियों का तर्क है कि रहस्यात्मक अध्यात्मवाद, ईश्वर एक रहस्य है, उसको समझा नहीं जा सकता। बाबा जी ने परिभाषा बदल दिया, समझा नहीं गया ये रहस्य है, समझा नहीं जा सकता ऐसा नहीं, पूरा अस्तित्व समझा जा सकता है, बताया जा सकता है। रहस्य माने क्या? आपने समझा नहीं है या आप समझा नहीं पा रहे हो। वो मेन लाइन लेके उन्होंने पूरा तर्क बताया। तो वृत्ति के स्तर पर तर्क बन रहे हैं। अब तर्क बनने के लिए जिस स्तर की स्वीकृतियां हैं, जो जो स्वीकृतियां हैं, उसको हम कह रहे हैं वृत्ति में आ गया, अनुभव वृत्ति में आ गया। अब उसको तर्क संगत देना है, चित्त के स्तर पर उसका भाषा बनना है, उपयोगिता को स्वीकारना है, उस स्तर की बातें हुई है। दूर अब चित्त के स्तर, वृत्ति के स्तर पर कोई चीज आई है तो आप उसको तर्क देना है ताकि ये शिक्षा परंपरा का भाग बन सके। चित्रण तो उस समय भी हो रहा है, श्रुति के समय। चित्रण तो हो ही चुका है, उस चित्रण के आधार पर अब तर्क तैयार होंगे। पहले जो है अनुभवगामी विधि में गलत और सही दोनों प्रकार के चित्रण बन रहे हैं। अनुभव होने के क्रम में पूरे चित्रण सही हो गए, अब चित्रण के अनुसार विश्लेषण होगा। तो चित्रण तो सही हो ही गया, विश्लेषण क्यों? क्योंकि मानव संस्कार अनुषंगी है, पहला कारण। मानव किसी से सीखेगा, समझेगा, वो कारण। सीखेगा समझेगा को पूरा करने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, उसके लिए हम तर्क देंगे। तो पहले तो मानव जानना चाहता है, जान गए,
दूसरा भाग है प्रमाणित करना चाहता है, परंपरा में आने की जरूरत है, परंपरा में आने के लिए ये चीजें चाहिए, क्योंकि हर मानव तो अनुसंधान नहीं करेगा, हर मानव परंपरा के विधि से, संस्कार अनुसंगी विधि से उसको स्वीकारेगा। तो वो स्वीकार सके उसके लिए पूरा तर्क रचना जो है वो किया गया। तो इस स्तर पर जो बहुत बड़ा काम है ये तर्क बनाना, वहां शब्द देना, यहां तर्क बनाना, ये इस स्तर पर हुआ। उसके आधार पर आचरण में कैसे व्यक्त होगा वो भी वहां पर बना है। और तीसरा बड़ा तर्क है व्यवहारात्मक जनवाद। अभी जो प्रचलित है संघर्षात्मक जनवाद, माने पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो संघर्ष होगा, संघर्ष होगा तो फिर लोग पॉपुलेशन को कम करने का सोचेंगे, खाने नहीं मिलेगा। इस ढंग की बहुत सारी थ्योरी है। हर मनुष्य के लिए जो भौतिक वस्तुएं कम है, इसीलिए कुछ वस्तुएं एक पिरामिड बना देते हैं। सबसे ऊपर में एक आदमी है जिसको सब मिल रहा है, उसके नीचे में 10 व्यक्ति है जिसको 90% चीजें मिली, उसके नीचे वाले पिरामिड के नीचे वाले लेवल में 30% लोग हैं जिसको थोड़ा मिला थोड़ा नहीं मिला, उसके बाद एक लाइन है जिसके नीचे सब गरीब है, नहीं मिलेगा। वो संख्या क्या है? वो संख्या हमेशा बड़ी होगी। अभाव में, गरीबी में, बीमारी में जीने वाला वर्ग बड़ा होगा। तो ये जो है इनके लिए कच्चा माल है, वो वर्ग कच्चा माल है, जबकि बोल रहे हैं कि मानव के लिए मानव कच्चा माल नहीं है। मानव मानव के बीच व्यवसाय नहीं है। अभी भौतिकवाद कहता है कि मानव मानव के लिए व्यवसाय है, मैन इज ए मार्केट। मानव क्या है? हमारा मार्केट। ये भौतिकवाद का मेन लाइन है। मानव का आप व्यवसाय करेंगे, मानव से मानव को लेंगे। यहां पर मानव मानव के साथ व्यवहार है, मनुष्यतर प्रकृति के साथ व्यवहार है। तो ये मेन तर्क, मेन लाइन बना के पूरा व्यवहारात्मक जनवाद को उन्होंने लिखा। तो 3 बड़े तर्क बनाए, वस्तु तो पहले से ही है, 3 बड़े तर्क बनाए। उन बड़े तर्कों को बनाने के लिए ये विद्या, जो जैसा है उसको वैसा ही जानना। जान तो पहले ही गया अनुभव में, या अध्ययन विधि से जो अनुभव हुआ उसमें जान गया, लेकिन अब तर्क बन रहे हैं क्योंकि परंपरा में डालना है। परंपरा में डालना है तो तर्क विधि से डालना है, व्यवहार विधि से डालना है, व्यवहार प्रमाण, प्रयोग विधि से डालना है, व्यवसाय प्रमाण विधि से डालना है। तीनों तर्कों को दोबारा से परिचित करें। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के जगह समाधानात्मक भौतिकवाद, संघर्षात्मक जनवाद के स्थान पर व्यवहारात्मक जनवाद, रहस्यात्मक अध्यात्मवाद के स्थान पर अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। ये 3 वाद जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इस यहां पर जब आते हैं तो अध्ययन में ये सब करते हैं। तो भैया संप्रेषण के लिए ही सिर्फ वृत्ति में तर्क संगत विधि से इसको समझने का, हाँ, है ना। तो चित्त के स्तर पर क्या हो रहा है? चित्रण ठीक हो रहा है, चित्रण के साथ वस्तु को जोड़ा गया। चित्त के स्तर पर जो हो रहा है, वृत्ति के स्तर पर अब तर्क बनना है, जीने में आना है। जीने में आने के पूरे तर्क हैं, व्यवहारिक, प्रायोगिक और समझाने वाला। तीनों लेवल के तर्क यहां पर बन रहे हैं। जब व्यवहार में करने वाला तर्क भी बनता है, लाइफ स्टाइल भी बनती है ना। जैसे उत्पादन करेगा, जैसे एक बड़ा छोटी सी चीज है कि आयुर्वेद में बहुत सारे जड़ों को लेकर उपयोग किया जाता है। मैंने पूछा बाबा जी से, बाबा जी आप इन जड़ों का प्रयोग नहीं करते? नहीं करते। क्यों? बहुत औषधि है, हमारा काम चल जाता है इतने में। फिर कभी पूछा तो एक दिन उन्होंने बोला जो पौधे 1 वर्षीय हैं मैं उनके जड़ों का प्रयोग करता हूं। कभी पूछा इसका? आप तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो जो पौधे 1 वर्षीय हैं, हर साल पैदा होते हैं और मर जाते हैं, उनके जड़ों को लेते हैं, उनके छाल को लेते हैं। जो बहुवर्षीय है उनका छाल को भी नहीं लेते, उनके जड़ को भी नहीं लेते। परंपरा खत्म हो जाएगी। पेड़ का जड़ निकाल लिए तो पेड़ मर जाएगा। तो अब
मतलब ऐसे कुछ प्रयोग वाले तर्क को भी उन्होंने बताया, समझाया, और प्रदूषण और ये सब में तो बताया ही। प्रदूषण का एक बड़ा सामान्य परिभाषा दिया, जो वस्तु जहां पर है वहां से यदि हटा दिए अपने आप में पॉल्यूशन। कितना सीधा तर्क है। यूरेनियम धरती के 2000 मीटर यदि नीचे है तो वहां पर वो व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है, उसको हटाए माने प्रॉब्लम। धरती के सतह का पानी शरीर के लिए सबसे बढ़िया पाचक है। धरती से 2000 मीटर का नीचे का पानी लाइए, उसमें पत्थर घुला हुआ है, वो पचेगा नहीं। बहुत सिंपल, पूरे आदमी जी के आए। तो इस प्रकार के प्रयोग वाले तर्क भी यहां पर बने हैं। तो विद्या में देखेंगे, विद्या में जो चीज जैसा है, माने ये हर चीज में फिट है। पूरे जो 18 है वृत्ति के, उसमें विद्या तो अनिवार्य है, माने ओवरलैपिंग होगा ही होगा विद्या का, उसके बिना कैसे होगा। जैसे मान लीजिए किसी मानव के साथ निर्वाह करना है, तो वो मानव कैसा है वो निश्चित होना पड़ेगा, तो उसमें विद्या रहेगा ही। तो जितने भी चीजें हैं, तो वृत्ति में कल किसी ने पूछा था, किसी कोई भाई ने, वृत्ति में शायद ही कोई चीज है जो ओवरलैपिंग ना हो, एक साथ 3 4 5 ना हो, है ना। चित्त में जैसे अपन देख रहे हैं कि श्रुति वाला शायद ओवरलैपिंग नहीं है, अकेला है वो, लेकिन स्मृति के साथ जो है मेधा है, मेधा को आप देखेंगे डबल है। एक व्यक्ति स्मृति का जब प्रयोग करेगा तो मेधा पूर्वक भी कर सकता है, श्रुति पूर्वक भी कर सकता है, वो डबल होगा, है ना। तो वैसे ही कला का भी वैसे ही है। तो चित्त के स्तर पर ओवरलैपिंग शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई। ओवरलैपिंग मतलब कई आचरण मिलकर एक आचरण को व्यक्त होता है। वृत्ति के स्तर पर शायद पूरा ही ओवरलैपिंग होगा। तो वृत्ति का मुख्य काम है प्रयोग प्रमाण के लिए तर्क को देना, व्यवहार प्रमाण के लिए तर्क को देना, और अनुभव प्रमाण के लिए भी तर्क को देना। वृत्ति में जो परिभाषाओं को इस ढंग से लिखा गया। ये अनुभव प्रमाण, व्यवहार और प्रयोग प्रमाण वृत्ति में अनुभव प्रमाण होगा। हाँ, लेकिन जैसे व्यापक है, तो व्यापक है ये, जिसको व्यवहार प्रमाण में तो न्याय होगा, उससे अधिक जैसे व्यापक पारदर्शी है, पारगामी है, इसके जो तर्क हैं ये व्यवहार से नहीं होंगे, ये प्रयोग से नहीं होंगे, ये अध्ययन वाले प्रयोग प्रमाण है, कुछ अध्ययन वाले कुछ तर्क। जैसे जहां पर इकाई है वहां पर व्यापक है। अब इसको कैसे बोलते हैं, इकाई को हटाते हैं तो इकाइयां दूसरी हट जाती है, क्या व्यापक हटा? व्यापक हटता तो व्यापक में गति हो जाती, पहले ही है कि व्यापक स्थिति है। तो इस प्रकार के बहुत सारे तर्क दिए हैं व्यापक वस्तु के होने का, जीवन एक चैतन्य इकाई है उसके होने का, है ना, न्याय एक वस्तु है, वास्तविकता है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो तर्क के रूप में आई है। ये अनुभव प्रमाण के लिए तर्क है। वो अनुभव प्रमाण शिक्षा में आए, तर्क विधि में आए, पढ़ने पढ़ाने में आए, उसके लिए बहुत सारे तर्क वृत्ति के स्तर पर तैयार हुए। फिर उसमें उस जगह पर क्या भाषा बोली जाती है उसको भी किया। जैसे एक मैंने उदाहरण बताया था कि राष्ट्र का जब परिभाषा लिखा तो क्या हुआ, उस इलाके के लोग उस शब्द, उस परिभाषा से उनको क्या भास हो रहा है, और यहां तक ध्यान रखा उन्होंने। तो मतलब हर समय वही ध्यान में लगे, 24 घंटे उसी ध्यान में। उन्होंने पुस्तक कैसे लिखा, कोई आया, बैठे, चाय पिए, उसके बाद फिर बोले कि कितना समय है तुम्हारे पास, आधा घंटा है, चलो लिखो। और बाबा जी बोलते गए, उन्होंने लिखा। अगला आदमी आया, उससे अगला वाला लिखा है। बाबा जी का हाथ कांपता था, वो लिख नहीं पाते थे। एक आध घंटे, उसके बावजूद रोज सुबह उठ के एक पेज लिखते थे। वो डायरियां रखी हुई है, हर वर्ष की एक डायरी है, वो लिखी हुई है, उसको हम लोग रखे हैं सुरक्षित करके। जो जिज्ञासु है, जो ये सब को पचा ले, उन्हीं के लिए है ना वो, जो इन्हीं को नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए क्या है। तो रोज एक लिखते थे, डेली। व्यवहार प्रमाण, प्रयोग प्रमाण, क्या किसका प्रमाण है, कैसे? वही व्यवहार प्रमाण, जैसे शिक्षा वाला प्रमाण बताया, जैसे व्यापक वस्तु का अस्तित्व है,
इसको तर्कपूर्वक सिद्ध किया। व्यापक वस्तु पारदर्शी है, इसको तर्क दिया। व्यापक वस्तु पारगामी है, इसको तर्क दिया। जीवन है, उसका तर्क दिया। जड़ और चैतन्य में डेफिनेशन दिया दोनों का, दोनों में अंतर बताया। जड़ चैतन्य होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है वो बताया। तो अनुभव प्रमाण के लिए बहुत सारे तर्क हैं जो वृत्ति के स्तर पर तैयार हुए और वो वृत्ति की क्रियाओं में उन्होंने दिखाए। व्यवहार प्रमाण में जैसे संबंधों में क्या पूरकता है और क्यों है, जैसे संबंधों का एक मर्यादा बनाया। भाई भाई का संबंध और भाई बहन का संबंध माता और बच्चे के संबंध से अलग है, या पुत्र और पुत्री के संबंध से अलग है। पति पत्नी के है, दोनों जगह एक ही, एक पुरुष है एक स्त्री है, दोनों के बीच के जो संबंध है, संबंध माने पूरकता, क्या आदान प्रदान होगा, उसको अलग अलग पहचान लिया। तो उसके लिए यह तर्कपूर्वक रखा कि यह संबंध यही है, ये नहीं है। मैंने एक बार पूछा कि गुरु और पिता के संबंध में क्या अंतर होता है, वहां गया तो वहीं हम रहते थे, खाते पीते सब कुछ वही करते थे ठीक है। तो एक दिन मन में आ गया कि पूछ ले ये क्या है। तो उन्होंने इतना बढ़िया उत्तर दिया कि जो पिता के ऐश्वर्य हैं वो गुरु के ऐश्वर्य में समाये रहते हैं। पिता का जो ऐश्वर्य है वो गुरु के ऐश्वर्य में समाया है। गुरु जो है वो गुरु मूल्य है। मेरे को समझ में नहीं आया तो उन्होंने बोला कि भौतिक, कल जो लिखा था इसी चीज के लिए उसको फिर से सुधार किया था, कल भूल गया था उसको बोलना। तो भौतिक समृद्धि और अभय के लिए मुख्य जिम्मेदारी पिता की है, बौद्धिक समाधान और अनुभव के लिए मुख्य जिम्मेदारी गुरु की है। इसका मतलब नहीं है कि पिता अनुभव विरोधी है या पिता समाधान विरोधी है, इसका यह मतलब नहीं है। या गुरु जो है भौतिक समृद्धि और अभय का विरोधी, ऐसा नहीं है। गुरु सोचता है कि यदि समाधान और सहअस्तित्व हो गया तो समृद्धि और अभय होगा ही। तो गुरु इन दोनों की प्रधानता में काम करते हैं। पिता जो है अभय और समृद्धि के प्रधानता में काम करते हैं ताकि वहां तक पहुंचेगा। है ना, मेरा तो वहीं मैं रहता था, खाता पीता घूमता सब वहीं से। तो मन में तो एक बार आता ही ये क्या संबंध है भाई हम जबरदस्ती तो पढ़े नहीं है। तो उन्होंने इसको बताया कि गुरु का ही संबंध है भाई, तुमको ज्यादा परेशान नहीं होना है दूसरी भाषा में यही बोला। है ना, बोलने का ढंग है ताकि हमको भी समझ में आ जाए, हमको ये बुरा ना लगे कभी। देखिए एक आयु के बाद पिता से लेने में भी खराब लगता है भाई, मुझे तो लगता था। बहुत लोगों से मैंने पूछा, सबको खराब लगता है। एक आयु के बाद लगता है कि नहीं हम ना लें, उसके बाद एक आयु के बाद लगता है कि नहीं हम अब दें। यह स्वाभाविक रूप से मानव जीवन में जीवन सहज रूप में होता है। ये अमानव को भी हो रहा है तभी धरती चल रही है। तो ये होता ही है, तो वो लगना स्वाभाविक है। मैं कुछ क्यों नहीं कर रहा हूं, तो उसका उत्तर जिस ढंग से दिया गया उससे ऐसा लगा कि मैं इसको स्वीकार लूं। तो वो भी एक कला है, उस ढंग से उन्होंने चीजों को दिया। तीनों प्रमाण जो आपने बताए उसी को शास्त्र बोले। वही शास्त्र है, वाद और शास्त्र दोनों चीजें। देखिए एक में तर्क बन रहा है, ये वाद है। उसके नीचे स्तर पर जाएंगे, मन के स्तर पर ये शास्त्र है। माने जीने की कला, वो जीने से जुड़ जा रहा है। आचरण पूरा, शास्त्र माने आचरण, हमारे आचरण से व्यक्त हो रहा है, शरीर से व्यक्त हो रहा है, वो है शास्त्र। इसीलिए देखिए मन की सारी क्रियाएं शरीर से व्यक्त हो रही है। तो लिखा हुआ है मन पर, वो शरीर का भाग दिखता है। तो भैया वैसे दर्शन की पोजीशन क्या है? जैसे दर्शन बोध अनुभव, कुछ सीमा में साक्षात्कार। तो जानना साक्षात्कार से शुरू हो रहा है। तो जानना, बोध संकल्प और अनुभव प्रमाण, ये पांचों जो है ये दर्शन का भाग है। उसकी प्रधानता में जब लिखा गया है उसको दर्शन कह रहे हैं।
जब तर्क की प्रधानता में लिखा गया है, वो वृत्ति और चित्त के बीच मुख्य रूप से हो रहा है, इसको वाद कहा गया। 3 वाद है, ये तर्क प्रधान विधि से प्रस्तुत किया जा रहा है कि ये थे। तो जब भी तर्क रखते हैं, देखते हैं कि आदर्शवाद जिन 8-10 चीजों को लिया है, उनमें से 2-4 चीजों को मध्य दर्शन ने भी लिया हुआ है, 2-4 नए चीज ले लिया है जो आदर्शवाद नहीं लिया है, और उसके आधार पर तर्क बना है। वैसे ही भौतिकवाद जो 4-6 चीजों को लिया है, जैसे व्यवस्था को आदर्शवाद ने नहीं लिया है, मोटे तौर पे भौतिकवाद ने लिया है। भौतिकवाद का जो बड़ा सोच है, व्यवस्था को लिया है, और व्यवस्था को लेकर उन्होंने पूरा ताना बाना बनाया। आदर्शवाद समाज को ज्यादा लिया है, जैसे भारत अखंड कभी भी पॉलिटिकली नहीं था। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से देखेंगे, कोई भी चीज अखंड नहीं, कोई भी राजा का इतना बड़ा भारत में राज नहीं रहा। लेकिन सांस्कृतिक रूप से, जिसको समाज कहते हैं, उस रूप में एक राज, एक देश का व्यक्ति दूसरे देश से विवाह कर सकता है, वहां जाके बस सकता है। तो सामाजिक रूप में स्वीकार है, राजनीतिक रूप से नहीं स्वीकार। तो आदर्शवाद सामाजिकता को मानता है, व्यवस्था को नहीं मान रहा है, मतलब प्रधान रूप से। भौतिकवाद व्यवस्था को मान रहा है, समाज को मानता ही नहीं है। एक महापुरुष ने तो लिख दिया है कि केवल आदान प्रदान, वस्तुओं के विनिमय के लिए संबंध होता है, उत्पादन और विनिमय के लिए संबंध है, बाकी कोई संबंध नहीं है। एक बड़े दार्शनिक लिखे हैं, मेरे ख्याल से वो मार्क्स है। यहां पर 7 संबंध को लेकर व्यवस्था को बताया गया। आप देखिए ना, दोनों में अंतर क्या है। भौतिकवाद का व्यवस्था में 2 ही संबंध है, उत्पादन और विनिमय का संबंध। यहां पर 7 संबंध है, उसमें उत्पादन विनिमय संबंध समाया हुआ है। साथी सहयोगी का संबंध मुख्य रूप से उत्पादन का संबंध है, व्यवस्था संबंध जो है उसमें विनिमय संबंध है। तो दोनों में ही अंतर है। आदर्शवाद समाज प्रधान विधि से सोच रहा है, भौतिकवाद व्यवस्था प्रधान विधि से सोच रहा है। इन दोनों को स्वीकार करके एक नया तर्क बनाकर, व्यवस्था में समाज समाया है, समाज में व्यवस्था समाया है, इस रूप का जो मूल आधार बनाकर तर्क बनाया। ये अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था एक साथ लिख रहे हैं। परिवार को दोनों बोला, परिवार सभा का भी स्वरूप है, व्यवस्था का भी स्वरूप है, परिवार समाज का भी स्वरूप है। तो समाज का सबसे छोटा रूप परिवार है, जो 10 सोपानी व्यवस्था का आप चित्र देखिए। परिवार व्यवस्था का भी सबसे छोटा रूप है, समाज का भी सबसे छोटा रूप है। परिवार समूह या ग्राम समूह, उसमें दोनों चीज लिखा हुआ है। समाज, एक तरफ समाज लिखा हुआ है, एक तरफ व्यवस्था लिखा हुआ है, सभा लिखा हुआ है। देखा है ना आपने? सभी जगह एक साइड परिवार है, दूसरी तरफ सभा है, विश्व परिवार पर। हाँ, है ना? तो ये तर्क, बड़ा तर्क रखा कि ऐसा है। उसके बाद रचना उन्होंने किया। तो मान्यताएं दोनों की हैं, दोनों में से किसी किसी को लिया है, कुछ और जो अस्तित्व सहज है उसको भी रखा, उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें दोनों मिल गया और ये तर्क दिया। तो वृत्ति के स्तर पर ये पूरे तर्क है, तीनों वाद है। ये जब जीने की जगह पर आता है तो देखिए सारे संबंध जीने की जगह पे लिखा हुआ है। मन में कोई चीज है, पूरे संबंध है। मतलब कोई मनुष्य यदि दिख रहा है तो वो संबंध है। 11 प्रकार से एक आदमी दिख रहा है, उनको मनुष्य, जागृत आदमी को मनुष्य 11 टुकड़ों में दिख रहा है। या फिर कोई भाई है, या फिर कोई बहन है, वही बता रहा हूं ना। तो पहला है पुत्र पुत्री, देखिए मन में, देखिए। दूसरा है साथी सहयोगी, साथी, तीसरा है सहयोगी, चौथा है गुरु, पांचवां है शिष्य, छठवां है भाई और मित्र, सातवां है बहन, आठवां पति पत्नी, नौवां माता, 10वां पिता
कोई छूट गया क्या? संबंध तो 7 है, वो 11 प्रकार से होंगे। जैसे मेरे लिए माता पिता और पुत्र पुत्री एक संबंध है, लेकिन इसमें अगर पिता अलग है पुत्र पुत्री एक ही है, ये 3 बन गए। ये एक संबंध में 3 बना, मतलब कोई भी व्यक्ति अब 3 प्रकार से दिख रहा है ना, इस ढंग से। साथी अलग दिख रहा है, 10 है। आपने जब ऑनलाइन प्रस्तुति देखी आपने तब 10 संबंध बताया। चलिए 10 है, गलती हो गई, बताए, स्वीकार लिया। तो कोई भी अब मनुष्य दिख रहा है वो 10 टुकड़े में दिख रहा है, 10 में से कोई एक। शत्रु नाम का संबंध नहीं है। संबंध को नहीं पहचानना शत्रु है। भैया 15 में भाई मित्र चाहे तो मन के टाइम डिस्कस करें, लेकिन 16 में केवल बहन लिखा है। भाई और बहन को अलग किया है, पुत्र और पुत्री को अलग नहीं किया है। नहीं, भाई के साथ मित्र को जोड़ा है, बहन के साथ मित्र। वो मित्र ही है, वो बहन ही है। परिवार के भीतर उसी चीज को भाई कह रहे हैं, उसी को परिवार के बाहर मित्र कह रहे हैं। वैसे ही बहन को परिवार के भीतर उसी को भाई या भाई कह रहे हैं, उसी को परिवार के बाहर मित्र कह रहे हैं। तो ये 10 ये चीज बन रहे हैं। और एक व्यक्ति में भी तो कई रूप आ सकते हैं, एक व्यक्ति में कई रूप आ सकते हैं, कई रूप आ सकते हैं, मतलब कई संबंध देख सकते हैं। नहीं, मैं किसी का भाई हूं, किसी का पिता हूं, मैं तो सभी रोल कर रहा हूं, ये 10, लेकिन कोई एक व्यक्ति मेरे लिए 2 संबंध नहीं है। ये मेरे लिए बेटी भी है और मां भी है, वो नहीं चलेगा, एक ही है। वही, यदि पहले पिता को गुरु के रूप में पहचान लिया तो अधिक बड़े मूल्य में छोटा मूल्य समा गया, है ना। लेकिन कोई प्रामाणिक है और उसको गुरु कोई माने, जबरदस्ती नहीं है। मान लीजिए ये भी दिव्य मानव है, ये भी दिव्य मानव है, ये भी दिव्य मानव है, मैं किसी एक को मानूंगा, या मेरे ऊपर है ना। मैं इनको बहन मान सकता हूं, दिव्य मानव है लेकिन मैंने बहन मान लिया। ये दिव्य मानव है, इसको बेटी मान लिया। ये भी दिव्य मानव है, इनको मैंने गुरु मान लिया। मैंने कहा क्या पहचाना, वो स्वतंत्रता है ना। ये दिव्य मानव है, मेरे को शिष्य बनना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं, ठीक है ना। एक व्यक्ति जागृत हो सकता है, प्रामाणिक हो सकता है, उसके साथ कोई भी व्यक्ति इन 10 में से कोई भी एक संबंध परिस्थिति के हिसाब से स्वीकारने के लिए स्वतंत्र है। वो भी स्वतंत्र है, दिव्य मानव भी स्वतंत्र है ना। दोनों की परस्परता में बनेगा। तो भैया जो लिखा है कि विधिवत जानने मानने स्वीकार करने, जो परिभाषा में विद्यार्थी, तो ये विधिवत, ये आप प्रयोग, व्यवसाय और मतलब व्यवहार के तर्क पूर्वक करेंगे, इसी को विधिवत। हाँ, पहले तो तर्क पूर्वक किया, उसके बाद तर्क को अप्लाई किया। जैसे बाबा जी ने कहा कि मैं प्रामाणिक हूं, मैं सब समझ गया हूं। एक व्यक्ति ने नहीं माना, नहीं मानता हूं, तो वहां गुरु शिष्य संबंध नहीं बनेगा। एक व्यक्ति ने बोला कि आप अच्छे आदमी हो, ये मानता हूं, हम मित्र हैं, ठीक है। अब उसको उन तर्कों को सुनना ही नहीं है। वो व्यक्ति बोल दिया कि दर्शन और ज्ञान से संबंधित कोई तर्क नहीं सुनूंगा मैं आपसे। पर कौन सा तर्क सुनेंगे? व्यवहार वाले तर्क सुनूंगा। तो वहां व्यवहार वाली बात पूरी होने लगी। तो ऐसे करके प्रयोग करना पड़ा, मतलब अनुभव होने के बाद भी लोगों के साथ व्यवहार प्रमाण को करने के लिए जाते रहे और उस आधार पे बार बार तर्क को, चित्रण को, इसको बदलते रहे। उसमें तो परिवर्तन होगा ही ना।
किसी व्यक्ति के साथ संबंध निर्वाह करने में रोज बदलता है ना। एक दिन हम छोटे बच्चे को खाना खिलाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, एक दिन नहीं पहनाते हैं, है ना। हम उसके सामने नहीं जाते कपड़ा पहनते समय, ये भी होता है ना। उसके बाद वो हमको कपड़ा पहनाएगा एक दिन, ये भी होगा। तो ये तो बदलेगा ना भाई। तो वैसे ही कोई एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करते समय चीजें बदलेंगी। इसी का नाम है व्यवहार प्रमाण। और उसको करने के बाद फिर उसको फिर जांच के पाया जाएगा कि हाँ ये ठीक है अपने लिए, तर्क रूप में सही है, लेकिन जब पहचान रूप में निर्वाह करने गए तो बदलेगा ना। जैसे तर्क रूप में ये आया कि भाई ये 10 प्रकार के रूप से लोगों को पहचानेंगे। 10 प्रकार में अब अनुमान करना पड़ेगा कि ये बहन, ये बेटी, ये माँ, ये ऐसा पहचाना। करने गया तो ये बहन सोचा था, ये बहन हो गई, इसको बेटी सोचा था, ये बहन हो गई। स्वीकार लिया जिन्होंने, दोनों मिलकर स्वीकारना होगा ना। तो ये होगा, क्योंकि मेरे अकेले मन से थोड़ी होगा संबंध, उसको भी चाहिए, दोनों मिलकर संबंध होगा। तो ये चीजें व्यवहारिक रूप से होके प्रमाणित होगी। किसी ने नहीं स्वीकारा कि आपको अनुभव है, हम नहीं मानते, तो ऐसा थोड़ी कि नहीं मानोगे तो हम गोली मार देंगे, है ना। दिव्य मानव गोली तो नहीं मारेगा ना। तो क्या करेगा, व्यवहार की बात करेगा, उसमें भी तैयार नहीं है, व्यवसाय की बात रहेगा, वो भी नहीं करेगा, तो तटस्थ रहेंगे, झगड़ा भी नहीं करेंगे। तो ये चीजें व्यवहार प्रमाण में दिखेगी ना। तो तर्क में तो उन्होंने तैयार कर लिया कि ऐसा ऐसा है, लेकिन जब जीने में जाएंगे तो अलग स्थितियां होगी। तो जीने में आने के बाद एक बड़ा भाग जीने वाला स्टोर रहता है, एक बड़ा भाग समझाने वाला रहता है, एक बड़ा भाग प्रयोग वाला रहता है। वो तो कुछ साल करने के बाद होगा ना। समझाने वाला कुछ वर्ष करने के बाद समझाने वाला पक्का हुआ, व्यवहार करके कुछ वर्ष प्रयोग करके पक्का हुआ। तो ये समय के साथ हुआ। तो ये दोनों चीजें यहां रहेगी, मतलब प्रयोग करने के बाद जो चीजें बनी वो भी हमारे पास बना रहेगा, और मूल तर्क जो आ गया था वो तो बना ही रहेगा, वो तो तर्क कभी बिगड़ेगा नहीं। लेकिन तर्क को जब किसी व्यक्ति के साथ पहचान के निर्वाह करके जब प्रमाण लाया गया तो वो एक सेट और रहेगा। ठीक है ना, मेरी बात पहुंची? एट ए टाइम जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो केयर करने लगते हैं माँ की। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बेटी है कि तो वो माँ की तरह व्यवहार कर रही है, और ऐसे ही वाइस वर्सा भी होता है। तो जैसे है तो बेटी, पर कई बार उसमें संबंध जो है वो माँ का भी दिखने लगता है। और जैसे बड़े होते हैं तो बोलते हैं ना कि बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करो। तो एट ए टाइम वन पर्सन में कई रूप भी देखे जा सकते हैं। हाँ, वही हम इसी बात से समझ जाते हैं कि बेटी अब माँ जैसे हो गई, मतलब ये बड़ी हो गई है। यहाँ पर हमको ममता मूल्य की तृप्ति हो गई कि इनको पोषण समझ में आ गया, अब ये माँ बनने योग्य हो गई है। तो ये प्रमाण मिला हमको, है ना। तो ये स्वीकृति बनी, तो उसका विकास वहां तक होना था, हो गया। हमको जहां तक उनको मदद करना था वो वाला हो गया। अब वो जो उसका स्वतंत्रता है, जैसा करेगा। तो वो तो हमको देखना ही है, हम देखने के लिए कर रहे हैं एकदम एक दिन। तो भैया एक आपका जो अस्तित्व के अंडरस्टैंडिंग से विद्यापूर्वक एक तर्क बना, उसको फिर आपने जब प्रमाणित निर्वाह करना चाहा तो उससे कुछ और इसमें एडिशन मल्टीप्लिकेशन माइनस हुआ, उससे फिर आपका फाइनल कोई पुष्ट हुआ तर्क। तो ये विधिवत इसी को कह रहे हैं, ये है विधि। हाँ, ये विधिवत प्रयोग प्रमाण पूर्वक, व्यवहार प्रमाण पूर्वक। क्योंकि ऊपर की चीजें मतलब चित्त की चीज तो वृत्ति में आ जाएगी, लेकिन जब नीचे से व्यवहार प्रमाण से आएगा उनको भी एक दिन मैच करना पड़ेगा ना। कि किसी का सुनेगा ही नहीं, वो मुझे अनुभव हो गया अब मैं नहीं सुनूंगा, ये नहीं होगा ना। सुनेगा वो, सुनने में कुछ अच्छी चीजें उसको सुनेगा, जो व्यवस्था के विपरीत है उसको नहीं सुनेगा, मना करेगा, तो वो भी चलेगा ना।
उस प्रकार के व्यवहार के निष्कर्ष भी उनके पास बने रहेंगे। तो फिर भैया हुआ यही ना, आप ज्ञान गोचर विधि से कुछ समझते हैं, उसको जब आप रियल लाइफ में चावल उगते हुए देखते हैं, वो अधिक एक्सपीरियंस हुआ ही। हाँ, प्रमाण हुआ, उसका नाम प्रमाण है। देखिए, कीर्ति और विचार, वर्तमान में विकास और जागृति के संबंध में की गई श्रेष्ठता व सुलभता की प्रामाणिक प्रस्तुति। तो श्रेष्ठता एक अस्तित्व सहज स्थितियां हैं, दूसरा व्यक्ति में भी दिखेगा। सुलभता जो लिख रहे हैं मतलब जो उपलब्ध हुआ, तो ये इस वाक्य को देखने से लगेगा कि ये नीचे से कुछ चीजें आई, व्यवहार विधि से कुछ आई, उसको सुलभता बोल रहे हैं। परंपरा विधि से कुछ आई, उसको सुलभता कह रहे हैं। श्रेष्ठता, हमने समझ लिया है कि श्रेष्ठता मानव होता है, देव मानव होता है, दिव्य मानव होता है, देख समझ लिया, लेकिन व्यवहार करने के क्रम में अब नहीं दिख रहा है। लेकिन अब वहां श्रेष्ठता क्या होगा, कोई मानव बनने के ज्यादा करीब है, कोई देव मानव बनने के करीब है, कोई थोड़ा सा पीछे है, उसको उस ढंग से वो देखेंगे। तो ये उस ढंग से वृत्ति में पहचान होगी और उसके साथ व्यवहार होगा। नई पुस्तक में भैया कीर्ति के साथ केवल वस्तु दिया है, तो वो छूट गया या कोई बदलाव किया गया? वही वो वस्तु ही है उसका। ये जो इधर भी वस्तु ही है, देखिए इधर भी लिखा है विचार, लेकिन परिभाषा वस्तु का दिया गया है। तो यहाँ पर वस्तु के साथ क्या है? वस्तु का क्या है? ये देखे ना भैया, ये आप इन पूरे को देखेंगे, ये जो विचार है, देखिए इन सबको मिला के विचार है। आप पेज 40 में चले आइए, वो ओवरलैप, वो डबल हो गया एक शब्द, इसलिए उसको वस्तु कर दिया। सभी विचार हैं ये विचार, ये 18 प्रकार के हैं। प्रज्ञा भी विचार है, वस्तु भी विचार है, धैर्य भी विचार है। तो ये मिसप्रिंटिंग होके ये वस्तु, इधर तो वस्तु लिखा है, अंदर में ये विचार आ गया था। देखिए ना, इस पुस्तक को देखेंगे तो फिर उसको ठीक कर दिए। कीर्ति में जागृत होने की दिशा, मतलब जर्नी को हम कह रहे हैं, उसकी जर्नी में जो आगे है श्रेष्ठ, उसको पहचानना। अध्ययन विधि में तो ऐसे ही होगा कि जो हमसे श्रेष्ठ है उसको हम पहचानेंगे, ये कहेगा कीर्ति, है ना, अध्ययन विधि से। लेकिन जब अनुभवगामी विधि में आज आ जाएंगे तो उनको तो पता ही ये सब क्या है अब, क्योंकि आत्मा से बुद्धि चित्त होते हुए सब आ गया। लेकिन अब इसको जब व्यवहार में लाने जाते हैं तो फिर उनको पहचानना होता है कि कौन आगे है कौन पीछे है, नहीं तो व्यवहार निर्वाह कैसे होगा, है ना। जो श्रेष्ठ है उसको श्रेष्ठ भाव देना पड़ेगा, जो उससे कम है उसको कम देना ही होगा ना। तो यहां पर जो अध्ययनगामी विधि में जो दिखेगा और अनुभव मूलक विधि में जो दिखेगा उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। अध्ययन वाली विधि में कुछ दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, इसमें पूरा दिखेगा। इसमें स्वयं का क्या रोल है, पहचानना? हाँ, स्वयं का रोल पहचानना है। भ्रमित व्यक्ति पहचान नहीं पा रहा है, किसी को अधिमूल्यन कर लिया, जो जितना है उससे ज्यादा मान लिया, किसी को कम मान लिया, किसी को कुछ माना ही नहीं, अपने आप को भी वैसे ही अपने आप को ज्यादा मान लिया या अपने आप को कम मान लिया, ये करता है। तो अपने को भी जैसा माना उसके कंपैरिजन में दूसरे को मान रहा है। तो यदि अपने को मानने में गलती किया तो सबको गलती किया, या दूसरे के कंपैरिजन में स्वयं को मान रहा है। कोई एमए है, मैं भैया ग्रेजुएट हूं तो उनको मैं ज्यादा मानता हूं, है ना। मैं 60% वाला हूं, कोई 70 वाला है तो उसको मैं ज्यादा मान लेता हूं। तो इस ढंग से मानने के बहुत सारे तरीके बने हुए। पेज 116 में बोल रहे चौथी लाइन में कि
देश को स्पष्ट किया है, वस्तु जो पारगामी सत्ता में है। फिर लिख रहे हैं ऐसे देश में रचना और इकाइयों की परस्परता में दिशा की स्थिरता है। वो क्यों बोल रहे हैं? जैसे यहाँ पर बैठकर आप दिशा कहाँ किस चीज को बोलेंगे? मान लीजिए ये वाला जो बगीचा है, यहाँ से ईशान की दिशा माने नॉर्थ ईस्ट यहाँ से मिलेगा, लेकिन वही चीज आप उधर चले जाइए, वहां से वो साउथ ईस्ट मिलेगा। तो दिशा तो जगह बदली माने दिशा बदल गया, इसके और उसके बीच में दिशा तय हो रहा है, तो उसी चीज को कह रहे हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि क्योंकि ये संपृक्त है तो दिशा सिर्फ ह्रास और विकास ही है और कोई दिशा नहीं। हाँ। पर व्यवहार करने के लिए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये सब दिशा चाहिए, नॉर्थ ईस्ट ये सब, नहीं तो व्यवहार प्रमाण नहीं आएगा। इसलिए इन पूरे को स्वीकारा। भैया उसमें भी भैया जब जैसे अगर धरती है और हमने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हमने तय कर लिया है, तब वो जाके स्थिर हुआ। हाँ। उससे पहले अगर अस्तित्व में देखेंगे तो ऐसा डायरेक्शन उस तरीके से नहीं कर पाएंगे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये है। तो वो स्थिरता वैसी भी है कि जब एक धरती पूरी। हाँ, कुछ चीजें व्यवहारिक हैं। तो धरती की सतह पे अपने घर के चारों तरफ दिशा अलग है, यहां बैठूंगा तो यहां दिशा वही चीजें अलग दिशा में मिलेगी। तो यहां यदि मैं बात करूंगा तो किसी जगह को यहां से अलग दिशा बोलूंगा, मेरे घर में बैठ के जब बात करूंगा तो उस जगह को अलग दिशा कहूंगा। दिशा तो कहां से तय होगा? दिशा की स्थिरता का मतलब सापेक्षता बता रहे हैं। हाँ, दिशा को स्थिर किए बिना व्यवहार नहीं, वो तो जगह से तय होगा ना। एक ध्रुव दो ध्रुव के बीच में दिशा तय होगी। ये जीने के लिए कन्वीनियंस है ना। हाँ, वही व्यवहार प्रमाण के लिए है। जीने के लिए बोलना माने व्यवहार प्रमाण के लिए ये चीजें चाहिए, प्रयोग प्रमाण के लिए चाहिए। सामान्य रूप से बोल रहे हैं कि ये सब नहीं चाहिए, अस्तित्व में कोई दिशा विशा नहीं है, बिल्कुल सही है। अस्तित्व में ह्रास और विकास ही दिशा है, बिल्कुल सही, 100%। जब व्यवहार प्रमाण में आते हैं, प्रयोग प्रमाण में आते हैं, तो ह्रास और विकास भी दिशा है। अब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भी दिशा है ना? नहीं तो व्यवहार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इन पूरे को स्वीकारा है, व्यवहार प्रमाण के जाकर जगह पर सब चीज को स्वीकारा। तो वैसे देश दिशा काल तीनों में एक व्यावहारिक डेफिनेशन होगी और एक तात्विक। आप देखेंगे इसमें परिभाषा संहिता में व्यवहारिक तात्विक, पहले वाला जो परिभाषा संहिता है उसमें लिखा है व्यवहारिक तात्विक। हाँ, तो एक तात्विक परिभाषा, एक व्यवहारिक परिभाषा, एक तार्किक, 3 प्रकार से दिया गया, तात्विक, तार्किक और व्यवहारिक। तात्विक माने जो एब्सोल्यूट है, हर समय के लिए सही है। जैसे अस्तित्व में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा नहीं है। अभी भी जो लोग बात करते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स जो बात करते हैं, उसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बात करते हैं। जैसे ये कोई चीज घूम रही है, यहां से ऐसे क्लॉकवाइज घूम रही है, यहां से खड़े होकर देखूंगा वो चीज एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो पहले उन्होंने फिनोमिना बनाया कि हमारे सामने रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे लिए क्लॉकवाइज है, आपके लिए एंटी क्लॉकवाइज है। मैं बोलूंगा क्लॉकवाइज, आप बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, आप गलत बोल रहे हो, मैं बोलूंगा आप गलत बोल रहे हो। तो पहले तय करना पड़ेगा कि सामने रखना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन बनाया, उसके बाद स्थिर हुआ, नहीं तो नहीं होता है। एस्ट्रोनॉमी में उत्तर दक्षिण कहीं कुछ नहीं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से गतियों को देख रहे हैं। लेकिन इस धरती पे जैसे याद आ रहे हैं तो उत्तर दक्षिण, उसमें भी काम नहीं चल रहा है तो ईशान आग्नेय, उसमें भी काम नहीं कर रहा है तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, उसमें भी काम नहीं चल रहा है तो डिग्री में चले आए सीधा, इतना पॉइंट इतना। और उसको और करने के लिए पूरे धरती को 2 भागों में बांट दिया। ऐसे वर्टिकल लाइन खींचा गया और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया। उसमें बीच वाले को 0 बनाया गया हॉरिजॉन्टल में, इसको इक्वेटर बोले, है ना, विषुवत रेखा बोले, और उसको बनाया गया। दूसरा एक जब ऐसे खींचा गया वर्टिकल, तो उसमें सब ऐसी जगह मिली, उसमें कोई बीच की जगह ही नहीं मिली।
तो एक जगह को जीरो माना गया। कहां माना गया? जहां इंग्लैंड की उन दिनों चलती थी, इसलिए उनके जो ग्रीनविच को, उनके लैब से जो जा रहा है उसको जीरो माना गया। और फिर उसको उल्टा किया गया, उसके ईस्ट और वेस्ट, उसमें फिर दो बनाया गया। इसमें नॉर्थ एंड साउथ बनाया गया। इक्वेटर को जीरो जब माना गया तो इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ, तो आप देखेंगे तो वो लिखेगा। आप रायपुर का आप देखिए क्या है, तो इतने 23 डिग्री इतना मिनट नॉर्थ, नॉर्थ माने अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ईस्ट जो ग्रीनविच से हम ईस्ट में, तो इस ढंग से किसी एक जगह का लोकेशन फिर और किया गया। ये हमको 6, 7, 8 में पढ़ाया गया है। हम लोगों ने पढ़ा नहीं है तो भूल गए लेकिन शिक्षा परंपरा ने पर्याप्त काम कर दिया कि आप किसी जगह को पहचान सको। उसकी बाद में कभी जरूरत नहीं पड़ी, भूल गए, है ना, इतना ही है। तो दो ध्रुव इसी को कह रहे हैं, दो जगह से होगा। तो पूरे ग्लोब को उन्होंने इस ढंग से बांटा और उसके छोटे 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 टुकड़े बना लिए। तो दिशा व्यवहारिक एक वस्तु है। जो एरोप्लेन चल रहे हैं उनको हाइट भी देना पड़ता है साथ में, केवल दिशा से काम नहीं चलेगा, कितने हाइट में है और दिशा देना पड़ेगा। जहाज पानी वाले चलते हैं उनको भी देना पड़ता है ऐसा लोकेशन, नहीं तो वो कोई दूसरा उसको ठोक देगा, है ना। तो ऐसा पा गए जब 3 डायमेंशनल में देखते हैं तो हर चीज का एक ही पॉइंट होगा, दो होगा ही नहीं। तो ये पा लिया मैथमेटिकल विधि से, और काफी पहले पा लिया इसको, और इस ढंग से पूरा कंप्यूटर का सेटिंग है और उसको लोगों को सोचना नहीं पड़ता है, कंप्यूटर उसको सेट करते रहता है। तो भैया दिशा की तार्किक डेफिनेशन क्या होगी? ये वाला बताया है, ये तो व्यवहारिक और तार्किक सेम हो गया। कहीं पर दोनों सेम हो भैया गया। तात्विक और तार्किक चीजों में मतलब कोई एग्जांपल लेके अगर बता पाए, या क्या भिन्नता होती है तात्विक? नहीं, जिसमें व्यवहार प्रमाण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसमें ह्रास और विकास को भी लेना पड़ता है, लेकिन जहां केवल प्रयोग प्रमाण है, जैसे एरोप्लेन चलना है, उसमें ह्रास और विकास को लेने की जरूरत नहीं है ना, तो उसमें 2-3 चीजें और आ जाती है, इतना ही अंतर। भैया तार्किक और तात्विक में अंतर क्या है? तात्विक जिसमें माने, व्यवहार जुड़ गया वो तार्किक बनता है। तात्विक माने जो अस्तित्व सहज है, जैसे ह्रास और विकास होता है, तो उसके लिए कोई 2 बिंदु पहचानना होता है। तो दिव्य मानव को जो आचरण पूर्णता को उन्होंने माना कि ऊपर विकास परम, और गठन पूर्णता से नीचे, अभी गठन पूर्ण नहीं हुआ है, उससे भी और नीचे जाएंगे तो ह्रास परम 2 बिंदु बनाए। इन दोनों के बीच में चीजों को सेट किया, गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, ये जो लाइन बनी ये हुआ एक तात्विक ह्रास और विकास की परिभाषा। व्यवहारिक रूप से जब देख रहे हैं तो हम केवल क्रिया, गठन पूर्णता और क्रिया पूर्णता के बीच की बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं, और आचरण पूर्णता की, इसमें व्यवहारिक चीजें आ रही है। उसमें भी जीवावस्था को छोड़ दिया गया, जागृति क्रम से मानव जहां से आया वहां से बात कर रहे हैं। जब प्रयोग की बात कर रहे हैं तो ये बगीचा किधर है, खेत किधर है, उसका जो नामकरण है, और वो सब दिशा विधि से है ना। तो वो कई बार तार्किक में काम चल जाता है, कई बार तार्किक और व्यवहारिक मिक्स होता है, उसमें तात्विक समाया ही होता है, कई बार समाया दिखता नहीं है। मैं बोलता हूं कि मैं बाबा जी को अपने से श्रेष्ठ मानता हूं, इसको आप व्यवहारिक भी कह सकते हो, इसको व्यवहारिक और तात्विक भी कह सकते हो, इसको व्यवहारिक, तात्विक और प्रायोगिक भी कह सकते हो, क्योंकि कई व्यवसाय में भी वो हमसे आगे हैं, ड्राइंग में हमसे आगे हैं, तो तीनों जगह पर हमको उनसे श्रेष्ठता, उनमें श्रेष्ठता दिखती है। तो तीनों हो सकता है ना, व्यवहार विधि से भी आगे हैं, प्रयोग विधि से भी आगे हैं, और तात्विक विधि से भी आगे। तो मानव में सब दिख सकता है, जीवावस्था में कुछ अलग चीजें दिखती है। तो ये करते हुए हम जैसा नामकरण करते हैं, भाषा करते हैं, वो वहां पर काम आता है। तो तात्विक भाषा, कारणात्मक भाषा, ये अभी अस्तित्व में, मतलब मॉडर्न एजुकेशन में स्वीकार नहीं है कि कोई जागृति पूर्ण होता है, कोई जागृत होता है, कोई गठन पूर्ण होता है, ये इसको ये जानते ही नहीं, व्यापक होता है। इसके बिना पूरी भाषा भौतिकवाद की रची हुई है, इसके बिना पद, पावर,
सिस्टम, संबंध, सब चीज बनाएगा इसके बिना। अब इसके साथ बनाना है तो समय के उसके साथ अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था बनेगा। एक चीज नहीं बनेगी, दोनों बनेगी, है ना। केवल व्यवस्था बनाएंगे तो नहीं होगा, समाज भी बनेगा। केवल समाज बनाएंगे तो नहीं होगा, व्यवस्था भी बनेगा। तो इनका मैचिंग किया। अब हमको आदत नहीं है, आपको आदत नहीं है, अब हम काम कर रहे हैं तो हमसे भी गड़बड़ी है, आपसे भी गड़बड़ी है, चल रहा है लगातार। तो इसमें नए सिस्टम के लिए हमको अभी कुछ समय लगेगा। अभी की जो शिक्षा है ऐसा बीच में है ही नहीं, ऐसा लगता है ये तात्विक है ही नहीं उसमें, बिल्कुल नहीं। मतलब रिलेटिव ही उसके बावजूद ज्यादा प्रयोग करते हैं। प्रयोग प्रमाण स्किल बेस्ड है। उसमें थोड़ा बहुत हो सकता है। उसके बावजूद भी देखे ना आगे बढ़े। पहले राजा किसी का गला काट देता था जब मन हो, अब नहीं कट रहा है, या कोई कोई ही काट पा रहा है। काटता है लेकिन समझता नहीं किसी को। जैसे एनकाउंटर होता है तो वो होता क्या है, कोई किसी को मारता है पर दिखता है कि मारा नहीं, लड़ाई में मारा गया। तो गलती वगैरह तो अभी भी की जा रही है, वो समझने में बहुत है। स्लॉटर हाउस में काट के खाते हैं तो इसको हम बलि नहीं बोल रहे हैं। कोई आदमी 10-20 आदमी काट के खाता है उसको हम बलि बोल रहे हैं। खाना तो उसको भी है, इसको भी है। बलि के मांस को तो खा ही रहे ना दोनों। स्लॉटर हाउस में भी कट रहा है, खा रहे हैं उसको, नाम अलग अलग है। हम स्लॉटर हाउस को वैध कह रहे हैं, बलि देना अवैध कह रहे हैं। इतनी तो कहानी है ना। स्लॉटर हाउस जो है बहुत पुराना शब्द नहीं है, और बलि बहुत पुराना शब्द है। तो जिस समय बलि प्रथा चली होगी उस समय स्लॉटर ठीक है। भाई बलि जो है गलत है, स्लॉटर हाउस सही है। अभी जो मॉडर्न एजुकेशन ये कह रहा है ना, ये डेमोक्रेटिक शब्द है। बलि जो है वो फंडामेंटलिस्ट है। यही है ना। कर रहे हैं एक ही काम।